कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल हमने संसद की संरचना और संसद के जो मेन फीचर हैं बच्चों वो कवर किया हुआ है। आज हम लोग संसद की अवधि से लेके संसद के कुछ पदाधिकारी जैसे अपने आप में महान्यायवादी के क्या कर्तव्य होते हैं उस पोर्शन में, संसद के परिप्रेक्ष्य में, और कोई ऐसा मंत्री जो उस सदन का सदस्य नहीं है उसके क्या कर्तव्य है, या संसद सदस्य बनने के लिए क्या भारत में अर्हताएं निर्धारित की गई हैं संविधान के द्वारा, ये ठीक है। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी आप बता देंगे, क्योंकि समझाना तो नॉर्मल है, वो तो इजीली आप समझ जाएंगे। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अगर आप उसको इंग्लिश में भी मेंशन कर दोगे तो हमारे लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी समझने के लिए। तो उनकी बच्चों की जो रिक्वेस्ट है उसको कंसीडर करते हुए आज से मैं जो भी क्लासेस पढ़ाऊंगा उसमें इंग्लिश के टर्म्स भी यूज कर दूंगा जो उनको समझ में आ जाए, ठीक है। पढ़ाऊंगा हिंदी में ही, क्लासेज हिंदी में ही रहेंगी, और जो इंग्लिश के टर्म्स हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेन तो क्या है कि कहना क्या चाहते हो वो इंग्लिश में समझ आ जाए। बाकी पढ़ने वाले तो खुद ही पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी में लगे रहना। देखना, कल जब मैंने आपको क्लास एंड करते समय लास्ट में बताया था अवधि के बारे में, तो अगला हेडिंग आपने डालना है संसद के सदनों की अवधि, ठीक है। अवधि, सदनों की अवधि, पूरा लिखना है संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि, सदनों मतलब समझ गए ना, सदन मतलब एक लोकसभा एक राज्यसभा, दोनों का अलग अलग, ठीक है। अवधि मतलब ड्यूरेशन, यानी ड्यूरेशन मतलब इसका टेन्योर यानी कार्यकाल कितना होता है वाली बात है, ठीक है। यानी अवधि मतलब कितने समय के लिए रहती है, ये चेक करना है हमने। संसद के सदनों की अवधि लिखना अब, ठीक। अब देखना ड्यूरेशन। अब सदनों लिखा है, सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, यानी एक क्या है बच्चों लोकसभा और दूसरी क्या है राज्यसभा। देखो पहला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा सकता है वो ये पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में सदनों की अवधि के बारे में वर्णन किया गया, यानी लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, इसके संबंध में मेंशन किया गया है। यानी कि सदन की कितनी अवधि होगी, कितने टाइम तक वो रहेगी, ड्यूरेशन क्या होगा, टेन्योर क्या रहेगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल में किया गया है। तो आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए बच्चों आर्टिकल नंबर 84, ठीक है। अगर पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि संसद के सदनों की अवधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो आपका सीधे सीधा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 84, पहला ठीक हो गया। अब सदनों की मतलब एक लोकसभा एक राज्यसभा, अब इनकी अवधि क्या है हमें ये कवर करना है। तो ध्यान रखना बच्चों, एक इसमें जो 84 है इसको 83 करना है, 84 नहीं 83 में है, ठीक है। सदनों की अवधि 84 में होगी, 83 करना, 84 में अलग चीज है, 83 करना है, ठीक है। सदनों की अवधि कित में है आर्टिकल नंबर 83 में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखना मेनली हमने क्या चीज कवर करनी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। इनमें लोकसभा और राज्यसभा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों उच्च सदन, यानी कल मैंने आपको बताया था संसद का उच्च सदन राज्यसभा। इसका बच्चों कार्यकाल ऐसा फिक्स नहीं, ये एक स्थायी सदन है। स्थायी मतलब परमानेंट, यानी जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होते, डिसॉल्व मतलब जिसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। तो राज्यसभा का अगर कोई कार्यकाल पूछेगा तो आप बोलना है राज्यसभा का कोई ऐसा कार्यकाल नहीं होता क्योंकि एक स्थायी सदन है, स्थायी मतलब परमानेंट, ठीक है। और ये इसका विघटन नहीं होता, लिखना विघटन नहीं। तो पहली चीज आपका सिंपल सा पोर्शन ये है, विघटन मतलब डिसॉल्व नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है पूछता है तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका ऐसा कार्यकाल नहीं होता, ये परमानेंट रहती है और इसका विघटन नहीं होता। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे लोकसभा पूछेगा, लोकसभा का अलग हो जाएगा। लोकसभा क्या करती है बच्चों, जब चुनाव होते हैं, यानी जिस दिन आपके चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद जब लोकसभा का गठन होता है, जैसे अभी 2024 में चुनाव हुए थे ना, आपके राज्य से 5 मेंबर चुन के गए थे लोकसभा में, तो जब उस लोकसभा का चुनाव होता है उसके बाद जो उसका पहला अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन मतलब पहला सेशन, जब लोकसभा पहली बार बैठेगी किसी काम के लिए, उस दिन से 5 वर्ष तक की अवधि में उसका क्या होता है कार्यकाल होता है। तो लोकसभा क्या होता है बच्चों, इसका क्या होता है प्रथम सेशन से, यानी प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक। अब देखो एक क्वेश्चन यहीं पे आपका फंसाने वाला है, ठीक है। आपका क्या फंसाएगा मैं आपको बताता हूं। पहली चीज देखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये स्थायी है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता। विघटन मतलब राज्यसभा चलते रहेगी, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है बच्चों, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार, लोकसभा का कार्यकाल किस तिथि से
लोकसभा का कार्यकाल किस तिथि से कंसीडर किया जाता है, यानी किस तिथि से हम काउंट करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 था चुनाव की तिथि से, ऑप्शन 2 था चुनाव के परिणाम घोषित से, ऑप्शन 3 था लोकसभा के प्रथम बैठक से, ऑप्शन 4 था सांसदों के शपथ ग्रहण से। यानी क्वेश्चन देखो कैसे पूछा था और कई बच्चे इसको गलत करके आ गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका जो कार्यकाल होता है वो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होगा, जबकि राज्यसभा का स्थायी और विघटन नहीं। अर्थात ये 5 वर्ष किनका कार्यकाल हो, तो सांसद, यानी जो सांसद होते हैं ना, सामान्यतः अगर जो लोकसभा के आप मेंबर चुनते हैं यानी सदस्य चुनते हैं, जिसको आप सदस्य बोलते हो, सांसद सदस्य यानी किसके सांसद सदस्य, लोकसभा के, इनका नॉर्मली कार्यकाल 5 वर्ष होता है यदि लोकसभा का विघटन या डिसॉल्व ना हो तो, और इसका प्रथम अधिवेशन से इसको गिनते हैं। अब दूसरी चीज देखना, अब राज्यसभा का मैंने कहा कि ये स्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चों, जो आप राज्यसभा में सदस्य भेजेंगे ना, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो चौथी अनुसूची है, अनुसूची नहीं आता तो वेट करना, या मैंने पढ़ाया होगा एक बार चेक कर लेना, उस चौथी अनुसूची में जितने भी राज्य हैं उसमें यह बताया गया कि किस राज्य से राज्यसभा में कितने मेंबर आएंगे। राज्यसभा क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है केंद्र में, ठीक है। तो राज्यसभा से उत्तराखंड से जैसे 3 है, यूपी से अलग होंगे, हरियाणा से अलग होंगे, महाराष्ट्र से अलग होंगे, हर चीज का वर्णन किया किस राज्य से कितनी सीट होंगे। उसका चौथी अनुसूची अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, जैसे राज्यसभा में हम मेंबर भेजते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है, रिटायर। ध्यान रखना इसका राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में पूछता है, ये एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता, जबकि इसके प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। अर्थात सदस्यों का कार्यकाल होता है बच्चों इसमें 6 वर्ष, ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल, यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होगा, क्या कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ध्यान रखना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना ये चीज पकड़ना है, ठीक है। अब इसमें क्या पकड़ना है आपने, नॉर्मली देखना राज्यसभा में जो का कार्यकाल पूछता है तो आपसे याद रखना राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं, ये विघटित नहीं होती है, परमानेंट रहती है, यानी फिक्स कार्यकाल नहीं होता, यानी लंबा कार्यकाल होता है, ऑलवेज चलने वाला, कभी डिसॉल्व नहीं होगी। अगर पूछता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है तो आंसर होगा 6 वर्ष। ध्यान रखना ये वाला पॉइंट गलत मत करके आना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष बोलना, और इसका क्या होता है, स्थायी सदन है, विघटन नहीं होता, ठीक है। अब देखो ये क्या लाइन लिखी है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। देखो जैसे आप हो गए ए, आपका दोस्त है बी, आप लोग इस वर्ष 2000 मतलब क्या कहते हैं 26 अभी शुरू हो गया, 2026 में आप राज्यसभा के लिए सपोज चुने गए, ठीक है। अब आप 2026 में राज्यसभा पहुंच गए, राज्यसभा आरएस लिख दिया मैंने, ठीक है, यहां आप पहुंच गए, तो आपका कार्यकाल क्या होगा, आपका कार्यकाल होगा सीधे 6 वर्ष तक। तो उन 6 वर्ष में क्या होगा, जैसे आप इस साल पहुंचे, अब आने वाले 2 साल बाद क्या होगा, जैसे 2026 है 2028 तक कुछ मेंबर रिटायर होंगे, फिर 2030 में कुछ मेंबर रिटायर होंगे, ठीक है, उसके बाद 2032 में आप रिटायर हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद जैसे आप 2026 में आए हो तो आप किसी न किसी की जगह पे आए होगे, यानी आप 2026 में जैसे कोई रिटायर हुआ होगा उसकी जगह आप आ गए, फिर 2028 में कुछ लोग रिटायर होंगे उसकी जगह, 2027 में भी होगा रिटायर, ऐसा नहीं कि हर साल होते रहते हैं, ठीक है। जब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपके लिए, जैसे 2030 में कुछ और होंगे, 2032 में कुछ और होंगे, जो भी है, मतलब या तो 2026-27 करके भी हो सकता है, 2026-28 जैसे भी है, सदस्य रिटायर होने से मतलब है। तो आप देखना जैसे 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हुए, सपोज अभी 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर के नाम होंगे ABCD जो भी है, ठीक है। 2 वर्ष बाद इसके 1/3 हट जाएंगे, 1/3 हटेंगे, तो यानी 1/3 में लगभग 33 हुआ ना, 33 मेंबर हट गए, इसके रिटायर होंगे, तो इनकी जगह बच्चों 33 नए भी तो आएंगे, ये भी तो सोचो ना, फिर चुनाव नहीं हो जाएगा, तो 33 नए आएंगे तो कितना होता है, जैसे 33 रिटायर होते माइनस बच कितने रहे थे 66, जैसे ही 33 रिटायर हुए 33 का और चुनाव हो गया, फिर कितने हो गए 100, ये ऐसा चलेगा। फिर उसके 2 साल बाद फिर अगले जिनका कार्यकाल जो मतलब जिसका जैसे उस समय जिसका 6 वर्ष पूरा हो गया होगा वो रिटायर होंगे, उसके बाद फिर 33 मेंबर आ जाएंगे, उसके बाद फिर जिसके 2 साल बाद 6 वर्ष पूरे होंगे वो रिटायर हो जाएगा, फिर नए आएंगे, मतलब रिटायर होते रहेंगे, आते रहेंगे, ये चलता है। इसलिए लिखा है कि इसका कार्यकाल बच्चों कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है बच्चों लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में आपको ये याद रखना है कि अपने अधिवेशन की नियत तिथि से 5 वर्ष यानी इसका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। अब बच्चों इसमें क्या होता है, लोकसभा वाले केस में सुनना,
ये तो राज्यसभा का कंप्लीट हो गया, ठीक है। लोकसभा वाले केस में क्या रहता है, अगर कभी लोकसभा का विघटन हो गया, पहले डिसॉल्व होगी, यानी लोकसभा अपने कार्यकाल से पहले भी क्या हो सकती है, विघटित हो सकती है। जैसे कैसे विघटित होगी, जैसे सपोज 2 साल उड़ गए, अब सरकार गिर गई, किसी वजह से दूसरी सरकार नहीं बन पा रही है या किन्हीं कारणों से उसने क्या कर दिया, विश्वास मत खो दिया और दूसरी सरकार के लिए भी नहीं है ऑप्शन, कोई नहीं है, तो फिर चुनाव विघटित, राष्ट्रपति ने विघटित कर दिया तो दोबारा चुनाव होंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में 5 साल से पहले भी विघटित हो सकती है। अब क्या होता है बच्चों, एक प्रावधान है, लोकसभा के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। लोकसभा के नीचे लिखना आपातकाल के समय, आपातकाल मतलब इमरजेंसी, आपातकाल के समय कार्यकाल। आपात मतलब अब आपको सर ये क्या होता है, ऐसा होता है बच्चों, ये मैं आपातकाल आपको पढ़ाऊंगा। हमारे देश में 3 प्रकार के आपात लग सकते हैं, संविधान ने वर्णन किया है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी लगती है आपकी, नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपात, नेशनल लेवल पे जब किसी देश ने बाहर से आक्रमण कर दिया या आंतरिक अशांति होगी, सशस्त्र विद्रोह जैसे शब्द है, ठीक है। आंतरिक अशांति के नाम पे सशस्त्र विद्रोह कह दो एक हिसाब से, चलो ठीक है, पहले चलता था आंतरिक अशांति, यानी अंदर आपकी किसी ने हथियारों सहित विद्रोह कर दिया, बाहर से किसी ने अटैक कर दिया किसी देश ने, या देश की सुरक्षा के मामले में कई ऐसे प्रावधान मैं आपको बताऊंगा जिस समय पूरे देश में आपातकाल लग जाता है। तो उस केस में लोकसभा का कितना कार्यकाल रहेगा, कितना बढ़ेगा। दूसरा होता है एक राष्ट्रपति शासन लगता है, वो राज्यों में लगता है बच्चों, ठीक है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, यानी वित्त के संबंध में जब आपकी प्रॉब्लम आती है। वित्तीय आपातकाल अभी तक हमने कभी लगाया नहीं है, ठीक है, भगवान करे लगे भी ना, और ना ही नेशनल इमरजेंसी लगे, ना ही प्रेसिडेंशियल रूल लगे, यानी कोई आपात ना लगे, हम ये चाहते हैं। तो नॉर्मल अभी आपको ये समझना है कि आपातकाल के समय इसका कार्यकाल क्या होगा। आपातकाल के समय बच्चों जो लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल, संसद क्या कर सकती है, एक बार में पूरा लिखना, संसद एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, ठीक है। यानी मैंने आप क्या कहा, एक लिखो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, यानी प्लस कर दिया मैंने, ठीक है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती लिख दो। यानी मैंने क्या लिखा, अगर बाई चांस देश में आपातकाल लग गया, यानी स्पेशली नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल की बात होगी, ऐसा नहीं कि आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग रहा है उस समय नहीं। आपातकाल का मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय आपात से है, किससे है, राष्ट्रीय आपात से, ठीक है, राष्ट्रपति शासन से नहीं है, ना ही वित्तीय आपात से। तो अगर देश में अगर राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात लग गया, यानी आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में अधिकतम 1 बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ सकता है, तो अधिकतम 1 वर्ष के लिए, 1 बार में बोला, ठीक है। जैसे ही 1 वर्ष कंप्लीट हो गया, फिर संसद को लगा कि आपातकाल खत्म नहीं हुआ, फिर 1 वर्ष बढ़ा दो, फिर संसद को लगा एक अभी आपातकाल खत्म नहीं हुआ, फिर 1 वर्ष बढ़ा दो, यानी एक बार में आप अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हो सकता है कि आप 2 ही महीने के लिए बढ़ाओ एक बार में, हो सकता है आप 3 ही महीने के लिए बढ़ाओ, लेकिन 1 वर्ष से ऊपर नहीं बढ़ाओगे एक बार में। अधिकतम 1 वर्ष है, न्यूनतम की कोई सीमा नहीं। आप 10 ही दिन बढ़ाओ, आप 5 ही दिन बढ़ाओ, आपकी मर्जी, आप कितना कार्यकाल बढ़ाओगे। तो इसको ध्यान रखना, एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ता है, ये पॉइंट याद रखना। तो इसके हिसाब से अगर ऐसे पूछता है, तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ सकता है, तो कोई निश्चित सीमा नहीं। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ सकता है, हो सकता है आपातकाल कभी खत्म ना हो, आप बढ़ाते गए, तो ऐसी कोई निर्धारित सीमा नहीं होती, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ाओगे। अगर आपात खत्म हो गया, आपात खत्म हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 6 माह से अधिक नहीं, 6 माह के अंदर आपात 6 माह के अंदर विघटन करना होगा, ठीक है, कार्यकाल खत्म हो जाएगा। समझ गए ना आप। जैसे आपातकाल मैंने कहा कि 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं एक बार में, लेकिन जिस दिन आपातकाल खत्म हो गया उसकी घोषणा से, यानी आपातकाल खत्म की घोषणा होगी, समझ लो घोषित कर दिया कि वो आपात खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, 6 माह के अंदर आपका कार्यकाल खत्म हो गया, यानी 6 माह से ज्यादा आप लोकसभा को बनाए नहीं रह सकते हो। 6 माह के बाद के अंडर आपको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा के कार्यकाल को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। 6 माह से अधिक विस्तार नहीं होगा, ठीक है, यानी 6 माह के अंदर कार्यकाल खत्म होगा, यानी इससे अधिक विस्तार नहीं लिख दो, ठीक है, इससे अधिक क्या होगा, विस्तार नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना। अगला लिखो बच्चों, सदस्यों की अर्हता। अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मतलब कौन से लोग
संसद में सदस्य बन सकते हैं, यानी उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये क्वालिफिकेशन नहीं एलिजिबिलिटी मान के चलो, ठीक है। लिखो संसद सदस्यों की अर्हता, संसद सदस्यों पूरा लिखना, संसद सदस्यों की अर्हताएं लिख दो, अर्हताएं मतलब एलिजिबिलिटी लिख दो, एलिजिबल। जैसे कोई भी हम काम करते हैं, जैसे आप फॉर्म भरते हो ना, आप फॉर्म भरते हो तो कहते हैं कि आपको उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपने ये क्वालिफिकेशन की होनी, ऐसी जो कंडीशंस होती हैं किसी पद को धारित करने के लिए, वो उन्हीं को बोलते हैं अर्हताएं। अर्हताएं मतलब होता है बच्चों सीधा सीधा इसका मतलब है क्या आपकी उसकी बेसिक रिक्वायर्ड है, यानी क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं, आपकी शैक्षिक योग्यता से कोई लेना देना नहीं है इसका। अर्हताएं मतलब है कि क्या क्या आपको चाहिए इस चीज के लिए कि आप इसके सदस्य बने। इसमें दो सदन हैं बच्चों, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग है। देखो अब इन दोनों के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक। अब आपको पता ही होगा कि यार भारत का नागरिक तो बनेगा ना इनके मेंबर, ये राज्यसभा के लिए, इसके लिए भी ये कंडीशन सेम है। उम्र कितनी है? उम्र में थोड़ा डिफरेंस आता है। इसके लिए बच्चों 30 वर्ष, यानी न्यूनतम 30 वर्ष न्यूनतम है, ठीक है। यानी आप कम से कम 30 वर्ष की उम्र धारित किए होने चाहिए, तब आप राज्यसभा के मेंबर के लिए एलिजिबल हो गए। एलिजिबिलिटी अर्हता है नहीं एलिजिबिलिटी, ठीक है। और इसके लिए क्या है, लोकसभा के लिए उम्र क्या है बच्चों? न्यूनतम 25 वर्ष है, यानी आप कम से कम 25 वर्ष की उम्र अगर आप धारित करोगे तभी आप क्या करोगे, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो। यानी 30 वर्ष उसकी न्यूनतम है, इसकी न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष, ये ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा बच्चों इसमें क्या है, तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेते हैं, यानी लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो उसको क्या करना पड़ेगा, तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ। ये दोनों के लिए सेम होगा। तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ, यानी शपथ का प्रावधान किसमें है पूछता है तो क्या बोलोगे, शपथ का प्रावधान है शपथ का, ये अपने आप में शपथ का किसमें है बच्चों? तीसरी अनुसूची। तो राज्यसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, लोकसभा के लिए क्या, भारत का नागरिक हो, उम्र इतनी, और तीसरी अनुसूची के अनुसार ओथ लेंगे वो, यानी शपथ मतलब ओथ, ठीक है। ये इसकी अर्हताएं हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि संसद सदस्यों की अर्हताओं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 84 में इसका वर्णन किया है। अब एक अगला बताऊंगा जिसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना है बच्चों, उसको क्या करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगला लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। आपने एक चीज सुनी होगी बच्चों, क्या? संसद सदस्यों के संसद के बारे में, ठीक है। यानी आप अगला लिखो संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन, ठीक है। एक पॉइंट लिखना, संसद का सत्र, सेशन, सत्रावसान, अभी बताता हूं, ठीक है, और विघटन, ये पॉइंट लिखना आप। इसको आगे मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये तो कोई आर्टिकल ही पूछता है इसका, आर्टिकल 85। और दूसरा एक चीज में लिख देना कौन करता है, ये राष्ट्रपति करेगा। 3 के 3 चीज राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रपति अगर क्वेश्चन पूछता है, पहले इसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी कहोगे आप। सत्र मतलब होता है बच्चों सेशन, क्या लिखोगे, सेशन, ठीक है। सेशन लिखो सत्र को। सत्रावसान होता है बच्चों, सत्रावसान लिखो प्रोरोगेशन, ठीक है, प्रोरोगेशन। और विघटन होता है डिसोल्यूशन, ठीक है। विघटन क्या होगा, डिसोल्यूशन, डिसॉल्व हो गया कहते हैं ना, डिसोल्यूशन बोलते हैं इसको, डिसोल्यूशन बोलते हैं इसको, सेशन बोलते हैं। और सत्रावसान लिखो बच्चों अपना, क्या लिखोगे, प्रोरोगेशन, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन, और ये सेशन हुआ, ठीक है। और ये क्या होगा, विघटन, विघटन मतलब डिसॉल्व या डिसोल्यूशन, ठीक है। इसको तीनों कौन करता है, अगर क्वेश्चन पूछता है कौन संसद के सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है, प्रोरोगेशन करता है, विघटन करता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। यानी संसद को डिसॉल्व करने का कार्य होगा, स्पेशली लोकसभा को, ठीक है। राज्यसभा तो होती नहीं है विघटन, ये लोकसभा का ही विघटन होता है, ये राष्ट्रपति करता है। किसी भी सत्र का सत्रावसान, सत्रावसान होता है प्रोरोगेशन, यानी खत्म हो गया सत्र। और क्या होता है तीसरा, सत्र बुलाना, यानी सत्र यानी सेशन को बुलाना। ये 3 के 3 किसके हाथ में, राष्ट्रपति। अब मेन चीज आता है, सर ये तीनों शब्द के अर्थ बता दीजिए। देखिए जब बच्चों संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा काम कर रही होती है, उसमें क्या होता है, हमने 3 प्रकार के सत्र रखे हैं, आपने सुना होगा। एक को हम बोलते हैं जनरली बजट सत्र, जो अभी आप अगले महीने सुनिए, इसी फरवरी माह में सुनोगे, ठीक है। एक को हम बोलते हैं जो गर्मियों में आता है, मॉनसून सत्र,
ठीक है। और तीसरा बोलते हैं हम बच्चों जो विंटर में आता है वो शीतकालीन सत्र। इसमें नॉर्मली अभी आप ऊपर ऊपर ही समझिए, इसमें सदन की बैठकें होती हैं। संसद की बैठक का मतलब यानी संसद बैठती है, यानी संसद कार्य करती है। सिंपल सी बात, आपने देखा होगा ना टीवी वगैरह में चर्चा जो होती है वो बैठक, यानी सत्र होते हैं 3 बार साल में, कम से कम 2 सत्र होने आवश्यक है, 3 वैसे नॉर्मली हम करते हैं। अब सत्र को मतलब बुलाना, कौन सत्र को बुलाएगा, कॉल करेगा कि आओ भाई ये सत्र होता है, ये किसका काम है, राष्ट्रपति। यानी सत्र का मतलब है सत्र कौन बुला रहा है। बुलाने का मतलब समझो कि भाई चलो भाई बजट सत्र है, संसद का सत्र शुरू करो, चलो भाई मॉनसून सत्र होने वाला है, सत्र कौन बुलाएगा, चलो भाई शीतकालीन सत्र होने वाला है। इस समय जैसे बोलते हैं ना, गर्मियों की छुट्टियां, जाड़ों की छुट्टियां होती हैं, स्कूल भी होते हैं, स्कूल होने को समझो आप, जैसे आप समझो गर्मी की छुट्टी से पहले जो आपके स्कूल होते हैं वो समझो एक बजट सत्र है, ठीक है। उसके बाद गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उसके बाद गर्मियों की छुट्टी के बाद बरसात के टाइम पे आपका जो सत्र स्कूल चलता है उसको सोचो मानसून सत्र है। उसके बाद फिर आपकी छुट्टियां होती है विंटर में, उसके बाद फिर आपकी एक बार स्कूल खुलता है, उसको आप क्या समझो, शीतकालीन सत्र, ठीक है। ऐसे समझो, आपको समझने से मतलब है। तो इसी प्रकार से संसद के भी सत्र को बुलाने का काम किसका होगा, राष्ट्रपति। अब आया सत्रावसान, प्रोरोगेशन। सत्रावसान का मतलब है वो सत्र खत्म हो गया, यानी जैसे आपने बुलाया बजट सत्र, आपने कहा 2 महीने चलेगा, 2 माह सपोज, ठीक है। अब ये किसी न किसी टाइम तो खत्म होगा ना, उसी को बोलते हैं सत्रावसान। सत्र का अवसान हो गया, तोड़ो तो इसको संधि विच्छेद को, तो सत्रावसान, सत्र का अवसान हो गया, सत्र खत्म हो गया। प्रोरोगेशन यानी जो बजट सत्र था वो खत्म हो गया, राष्ट्रपति ने किया, तो राष्ट्रपति ही क्या करेगा बच्चों, सत्रावसान की घोषणा करता है, ठीक है। और तीसरा होता है बच्चों विघटन। विघटन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, लोकसभा का। विघटन किसका होगा, लोकसभा का होगा, राज्यसभा का नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया ना राज्यसभा। इसमें क्या होता है, विघटन में लोकसभा खत्म हो जाती है और विघटन में फिर दोबारा चुनाव होंगे, चुनाव दोबारा, ठीक है, फिर से होंगे, लिख दिया मैंने ना, चुनाव फिर से होंगे। तो ये ध्यान रखना, विघटन जब होता है वो किसका होता है, लोकसभा का। कौन कर सकता है विघटन, तो राष्ट्रपति। 3 के 3 काम राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन सुनना, भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में संसद के सत्र को बुलाने का प्रावधान है, 85, आर्टिकल 84 था, 85 होगा बच्चों, 85, ठीक है। ये तो 85 है, 84 तो इससे पहले अर्हताएं वाला है, ये 85 करना है, 84 नहीं है। मैंने शायद अभी आर्टिकल बताया नहीं था इसका, 85 हो गया, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, संसद के सत्र को बुलाना 85, संसद का सत्रावसान करना 85, संसद का विघटन करना 85। तीनों शब्दों के आपको अर्थ पता होने चाहिए। सत्र को मतलब बुलाने का काम करेगा राष्ट्रपति, सत्र को सत्रावसान करने का काम करेगा राष्ट्रपति, लोकसभा को विघटन करने का काम करेगा राष्ट्रपति। तो 3 की 3 चीजें आपकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसका मतलब क्या है, विघटन का, लोकसभा खत्म होगी, दोबारा चुनाव होंगे। सत्रावसान का मतलब क्या है, ये बजट सत्र खत्म हो गया, तो मानसून सत्र खत्म हो गया, इसकी घोषणा करेगा सत्रावसान। इन तीनों को बुलाना, सत्र को आहूत करना, यानी सत्र को आहूत लिखा रहता है वो, ठीक है। आहूत मतलब बुलाना होता है, सत्र आहूत लिखेगा यानी बुलाना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, जब सत्र बुलाए जाते हैं तो एक सत्र की अंतिम बैठक व दूसरे के मध्य 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो नोट करके, संसद के एक सत्र की समाप्ति, संसद के एक सत्र की समाप्ति व दूसरे सत्र के प्रारंभ में 6 माह से अधिक गैप का अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। लिखो संसद के एक सत्र की समाप्ति व संसद के एक सत्र की समाप्ति व दूसरे सत्र को बुलाने में संसद के एक सत्र की समाप्ति व दूसरे सत्र को बुलाने में 6 माह से अधिक समय का गैप नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्या पूछता है, संसद के दोनों सत्रों में अधिकतम कितना गैप हो सकता है, 6 माह, ठीक है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप मतलब 6 माह। ये क्वेश्चन क्या है, 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप 6 माह, बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, तो साल में कम से कम 2 सत्र तो चल नहीं चाहिए, 6 माह से ज्यादा गैप नहीं कर सकते हो। आपने आज बुलाया, 6 माह में आपको दूसरा बुलाना पड़ेगा, तो 2 तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो 1 वर्ष में इस आधार पर कम से कम 2 सत्र होंगे, यानी 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र, ठीक है, कम से कम 2 सत्र। ये समझ गए ना आप, ये बहुत अच्छे से है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ये गलत मत करके आना, ठीक है। अब लिखना बच्चों, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये मतलब राष्ट्रपति संसदों के अभिभाषण लिखो, संसदों के अभिभाषण और उनको राष्ट्रपति द्वारा संदेश भेजना, ठीक है। अब क्या होता है, देखो राष्ट्रपति क्या करता है बच्चों, सदनों को संदेश भी भेजता है, मैसेज भेजता है अपना कि भाई मैं ऐसा ऐसा है, ये है, राष्ट्रपति का मैसेज होगा। और अभिभाषण यानी राष्ट्रपति द्वारा उसको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो लिखो राष्ट्रपति द्वारा
पूरा लिखना आप, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संसदों को अभिभाषण, यानी सदनों को अभिभाषण या संसदों को लिखो, संसद या सदनों को लिख दो आप, सदन या संसद या ऐसे लिखो। राष्ट्रपति द्वारा संसद को अभिभाषण, अभिभाषण मतलब बच्चों एड्रेस, एड्रेस मतलब वो बोलते हैं ना स्पीच अपनी, अभिभाषण व संदेश भेजना, मैसेज। अब क्या करता है बच्चों राष्ट्रपति, संसद को, राष्ट्रपति की ये पावर है कि वो दोनों सदनों को मैसेज भेज सकता है, अपने बारे बता सकता है कि किसी कानून के बारे में, ठीक है, या कोई भी विधेयक वगैरह है, या वो क्या कर सकता है बच्चों अपना एड्रेस यानी स्पीच दे सकता है, और ये उसको किसी भी मैटर पे, किसी विधेयक पे भी दे सकता है। और ये अलग अलग, इस जो संसद है ना, ये दोनों को अलग अलग भी दे सकता है। जैसे राष्ट्रपति गया, उसने राज्यसभा में भी अलग किया, लोकसभा में भी अलग किया, या हो सकता है संयुक्त कर दे, ज्वाइंट, ठीक है। दोनों में क्या कर सकता है वो अपना अभिभाषण दे सकता है और संदेश भी भेज सकता है। ये है बच्चों आर्टिकल 86। अब क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखना आर्टिकल 86 क्या कहता है। अगर क्वेश्चन पूछता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सदन को संदेश भेज सकता है और वहां अपना अभिभाषण कर सकता है, यानी एड्रेस कर सकता है, तो आर्टिकल 86। और यहीं पे सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है आर्टिकल 87 के साथ, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, दोनों में कंफ्यूज मत करना। ये आर्टिकल 87 और आर्टिकल 86 में बहुत अंतर है बच्चों, ये बहुत बारीकी से पकड़ना है आपको। अंदर है बच्चों राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई लड़के गलत करके आने वाले हैं। राष्ट्रपति का विशेष स्पेशल एड्रेस, यही शब्द पकड़ना है बस। अगर आपसे पूछता है नॉर्मल अभिभाषण कितने में है, तो आपका 86 हो जाएगा, और 87 में विशेष अभिभाषण। 86 कब लागू होता है, कभी भी लागू हो सकता है वो, लेकिन इसमें विशेष अभिभाषण में क्या होता है बच्चों, जब हमेशा देखना जब चुनाव होते हैं उसके बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में, जैसे क्या हुआ, ये विशेष का मतलब क्या हुआ, जैसे हमेशा चुनाव होते हैं, जैसे 5-5 साल में चुनाव के बाद प्रथम सत्र होता है, ऐसे समझा रहा हूं, ठीक है। प्रथम सत्र उस समय तथा प्रत्येक सत्र के प्रथम सत्र में, प्रत्येक सत्र के सत्र में 3 सत्र बताए ना, जैसे बजट सत्र का पहला दिन है, मानसून सत्र का पहला दिन है, शीतकालीन सत्र का पहला दिन है, ये प्रत्येक सत्र के प्रथम अधिवेशन को, प्रथम दिन या प्रत्येक सत्र के पूरा लिखना, प्रत्येक सत्र के प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, प्रत्येक सत्र के प्रथम, प्रत्येक सत्र के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, प्रत्येक वर्ष की करो इसको, वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति 2 बार अपना विशेष अभिभाषण देता है। जब चुनाव हो जाता है, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, तो पहला सेशन बैठा जिस दिन ओथ होती है उसके आसपास, एक तब, एक अब हर साल जब पहला सेशन बैठता, 3 सेशन बताए ना, बजट, मानसून और शीतकालीन, जो पहला सेशन होगा उसको भी एड्रेस करेगा, तो ये इसको बोलते हैं विशेष अभिभाषण। तो क्वेश्चन पूछता है कि विशेष अभिभाषण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 80 अपने आप में क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 87 हो जाएगा। और नॉर्मल संसद को अभिभाषण या संदेश भेजना किसमें पूछेगा, तो 86 में हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके किसी भी हाल में कहीं भी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और लास्ट बच्चों आज का लिखना, और यहीं पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एंड हो जाएगा। संसद के बारे में मंत्री महान्यायवादी के अधिकार लिखो, संसद के बारे में पूरा लिखना, मंत्री व महान्यायवादी के अधिकार, पूरे लिखना, संसद के बारे में मंत्री व महान्यायवादी के अधिकार, ठीक है, संसद के बारे में मंत्री व महान्यायवादी के अधिकार। इसमें क्या होता है ध्यान रखना, कोई भी मंत्री बच्चों किसी भी सदन को, ध्यान रखना, किसी भी सदन को जिसका वो सदस्य है या जिसका नहीं भी, वहां क्या कर सकता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है। वैसे ही महान्यायवादी किसी भी सदन को बोल सकता है, वहां भाषण दे सकता है, भले उसका सदस्य हो या ना हो, लेकिन वोट नहीं करेगा, इस अनुच्छेद कहते हैं। यानी ये जो है इसमें क्या होता है बच्चों, वोट नहीं करेगा, बस कौन, मंत्री या महान्यायवादी, लेकिन वो दोनों सदनों में क्या कर सकते हैं, जिसमें वो दोनों सदन में बोल सकते हैं, बोल सकते हैं और भाग भी ले सकते हैं, परंतु इस अनुच्छेद के अधीन वोट नहीं। अब आपको कि सर ये क्या मतलब है, ऐसा ही लिखना, वोट नहीं दे सकते हैं। ये सारा प्रावधान है बच्चों आर्टिकल 88 में। आर्टिकल 88 पढ़ना आप समझ जाओगे। इसमें क्या कहा गया है, संसद के किसी भी सदस्य, अब मंत्री है, जैसे अब आप जैसे लोकसभा का मेंबर है, मंत्री बन गया, वो लोकसभा में चुन के गया था, लेकिन राज्यसभा का मेंबर तो है नहीं ना, लेकिन एज ए मिनिस्टर वो राज्यसभा में भी बात रख सकता है, अपनी भाषण दे सकता है। लेकिन कोई बिल वगैरह तो राज्यसभा का उसमें वोट नहीं करेगा, वोट वहीं करेगा जहां का वो मेंबर है। ऐसे ही महान्यायवादी होता है बच्चों। महान्यायवादी क्या होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि सलाहकार, यानी भारत सरकार का वकील है मान के चलो। ये भी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है कि, परंतु ये
लिए वोट नहीं करेगा। इस बात का प्रावधान है आर्टिकल 88। इसको मैं अच्छे से लिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, एक बार इसको रिवीजन करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।